स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी दास्तान जहां मुंबई की आम गलियों में पली बड़ी एक लड़की का सामना जब राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने से होता है तो किस्मत के पन्ने पलट जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि हक की उस जंग की दास्तान है जो रिश्तों की बुनियाद हिला देगी। तो अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा है। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य पात्र, चरित्र परिचय। अनाया राठौर, नायिका, महाराज की पहली मोहब्बत से जन्मी बेटी, 16 साल की, जो मुंबई में पली बड़ी है। मां की मौत के बाद उसे अपने असली परिवार के बारे में पता चलता है। महाराज विक्रमादित्य सिंह, अनाया के सगे पिता, राजस्थान की एक बड़ी रियासत के महाराज। रियासत बचाने के लिए मजबूरी में उन्होंने दूसरी शादी की थी। राजमाता देवयानी, महाराज की पत्नी, अनाया की सौतेली माँ, दिल की बेहद अच्छी और सीधी सादी, लेकिन महल की राजनीति से अनजान। युवराज आदित्य सिंह, सबसे बड़ा सौतेला भाई, रियासत का भावी महाराज। शुरुआत में अनाया के प्रति बेहद रूखा, कोल्ड। युवराज वीर सिंह, छोटा सौतेला भाई, नटखट और शरारती, बहुत जल्द अनाया का दोस्त बन जाता है। राजकुमारी इशिता सिंह, सौतेली बहन, जो ईर्ष्यालु, जेलस और असुरक्षित है, अनाया को अपनी दुश्मन मानती है। ठाकुर बलवंत सिंह, महल का पुराना और खतरनाक राजनीतिज्ञ, जिसकी नजर रियासत की गद्दी पर टिकी है। काव्या मल्होत्रा, मुंबई में रहने वाली अनाया की सबसे अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। एपिसोड 1, मां का आखिरी खत। मुंबई के एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में खिड़की से आने वाली बारिश की बूंदें अनाया के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके सामने हॉस्पिटल के बेड पर उसकी मां मीरा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अनाया बेटा, एक बात सुननी है तुम्हें। मीरा ने कांपते हाथों से अपने बैग से एक पुराना, पीला पड़ चुका खत निकाला। ये तुम्हारे पापा के बारे में है। अनाया की आंखों में आंसू थे। 16 साल की उम्र तक उसने कभी अपने पिता के बारे में सवाल नहीं पूछा था। मां की आंखों में छुपा दर्द देखकर वो हमेशा चुप रहती थी। मां, अभी यह सब बातें छोड़ो, आप ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा। मीरा की आवाज कमजोर मगर सख्त थी। ये खत खास महाराज विक्रमादित्य सिंह के लिए है। राजस्थान, उनकी रियासत, तुम्हारा भी हक है वहां। उस रात मीरा चली गई और अनाया के हाथ में रह गया एक खत और जिंदगी भर का वो सच जो अब तक छुपा हुआ था। जब खत खोला गया तो उसमें एक कहानी लिखी थी। कैसे मीरा और महाराज विक्रमादित्य एक दूसरे से प्यार करते थे। कैसे मीरा गर्भवती थी जब रियासत पर भारी संकट आया, एक ऐसा संकट जिसे सिर्फ एक सही राजनीतिक शादी ही बचा सकती थी। मजबूरी में महाराज को दूसरी शादी करनी पड़ी, रियासत के लिए, अपनी जनता के लिए। मीरा ने कभी अपना हक नहीं मांगा। वो चुपचाप मुंबई चली आई और अपनी बेटी को अकेले बड़ा किया। खत की आखिरी लाइनों में लिखा था, अनाया, अगर कभी जरूरत पड़े तो अपना हक मांगो। तुम किसी से कम नहीं हो। अनाया ने उस खत को अपने सीने से लगा लिया। उसकी दुनिया, जो अब तक सिर्फ मुंबई की गलियों और एक छोटी सी जिंदगी तक सिमटी थी, अचानक एक महल, एक रियासत और एक नए परिवार तक फैल गई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था, राजस्थान के उस महल की दीवारों के पीछे सिर्फ प्यार और रिश्ते नहीं, बल्कि साजिशें और खतरे भी मंडरा रहे थे। और अब उसका नाम भी उन खतरों की लिस्ट में जुड़ चुका था। एपिसोड 2, मुंबई से राजस्थान तक। काव्या ने जब अनाया के हाथ में ट्रेन का टिकट देखा तो वह चौंक गई। राजस्थान? तू सच में जा रही है? हाँ, अनाया ने अपना बैग पैक करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों थे। मां ने कहा था, अपना हक मांगो। मैं बस देखना चाहती हूं कि सच में ऐसा कोई परिवार है भी या नहीं। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। बस ध्यान रखना, राजघराने की कहानियां सिर्फ सीरियल्स में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। 3 दिन के सफर के बाद अनाया उस बड़े से पैलेस, महल के गेट के सामने खड़ी थी, जिसकी नीले पत्थर की दीवारें आसमान को छू रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गेट पर खड़े गार्ड ने उसका खत देखा, महाराज की मुहर पहचानी और तुरंत अंदर खबर भिजवा दी। कुछ ही मिनटों में राजमाता देवयानी खुद बाहर आई। उनकी आंखों में अनाया को देखकर आंसू आ गए। तुम मीरा की बेटी हो ना? अनाया ने सर हिलाया, डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाए। राजमाता ने बिना किसी झिझक के उसे गले लगा लिया। बेटा, अंदर चलो, ये घर तुम्हारा भी है। लेकिन महल के अंदर एक खिड़की से यह नजारा देख रहा था युवराज आदित्य। उसकी आंखों में शक और नाराजगी थी, और एक दूसरे कोने से राजकुमारी इशिता के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
ये लड़की, इशिता ने मुट्ठी भींचकर कहा, हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई है। और महल की सबसे अंधेरी गैलरी में ठाकुर बलवंत सिंह मुस्कुरा रहा था। उसने अभी अभी अपनी शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा देखा था। नाजायज बेटी, उसने धीमे से कहा, तुम्हारा आना मेरे लिए एक नया मौका लेकर आया है। एपिसोड 3, पहला दिन, पहला खतरा। महल के अंदर कदम रखते ही अनाया को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। सोने चांदी के झाड़ फानूस, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और हर तरफ नौकरों की फौज, सब कुछ इतना अलग था उसकी मुंबई वाली छोटी सी जिंदगी से। राजमाता देवयानी उसे खुद अपने हाथों से एक कमरा दिखाने ले गई, महाराज के कमरे के बिल्कुल पास वाला कमरा। ये तुम्हारा कमरा है बेटा, राजमाता ने प्यार से कहा। जब तक तुम यहाँ हो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर इशिता अपनी माँ देवयानी की इस मेहरबानी को देखकर भड़क गई थी। माँ, आप इस लड़की को इतना सर पर क्यों चढ़ा रही हैं? ये हमारी इज्जत, हमारी विरासत में हक मांगने आए हैं। इशिता, देवयानी की आवाज में सख्ती आई। ये तुम्हारे पापा की बेटी है, उसकी कोई गलती नहीं है इस सब में। इशिता गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन रास्ते में उसने अपने बड़े भाई आदित्य को रोक लिया। भाई, आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये लड़की हमारी गद्दी के लिए खतरा बन सकती है। आदित्य ने ठंडी नजरों से अपनी बहन को देखा। पहले देखते हैं वो क्या चाहती है, जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं। शाम होते होते अनाया थोड़ी थककर अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। छोटा युवराज वीर अंदर आया, उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। हाय, मैं वीर हूँ, तुम मेरी बहन हो ना? उसने बिना किसी झिझक के पूछा। अनाया के चेहरे पर पहली बार महल में आने के बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, मैं अनाया हूँ। वीर उसके पास बैठ गया, कौतूहल, क्यूरियस भरी आंखों से। सबको लगता है मैं छोटा हूँ, कुछ समझता नहीं, पर मुझे पता है ठाकुर चाचा आजकल बहुत अजीब बातें करते हैं पापा के पीछे। कल मैंने उन्हें किसी से फोन पर कहते सुना, नए मोहरे का इंतजाम हो गया है। पता नहीं क्या मतलब था उसका। अनाया का दिल धक से रह गया। उसे याद आया, कॉरिडोर में गुजरते वक्त उसने भी एक अजनबी सी नजर महसूस की थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को जब पूरा महल सो चुका था, अनाया पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर सुनसान था, सिर्फ दीवारों पर लगी मशालें जल रही थीं। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब वह अपने कमरे की तरफ बढ़ी, उसके पानी के गिलास के पास रखी एक छोटी सी कटोरी में कुछ अजीब सा सफेद पाउडर दिखा, जैसे किसी ने उसके रात के दूध में कुछ मिलाया हो। अनाया के हाथ कांप गए। उसने तुरंत गिलास को छुआ नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर झांका। नीचे बगीचे में अंधेरे में खड़ी एक परछाई थी। ठाकुर बलवंत सिंह अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। काम हो जाना चाहिए आज रात, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन अनाया तक जरूर पहुंची, क्योंकि खिड़की खुली थी। वो लड़की ज्यादा दिन तक यहां नहीं टिकनी चाहिए। अनाया का दिल जोर से धड़का। पहला दिन था उसका महल में, और पहला खतरा भी सामने खड़ा था। एपिसोड 4, दूध का राज और पापा से पहली मुलाकात। अनाया पूरी रात सो नहीं पाए। वो दूध का गिलास, वो सफेद पाउडर और ठाकुर बलवंत की धीमी लेकिन खतरनाक आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला किया, वो चुप नहीं बैठेगी। उसने एक नौकरानी से, जिसका नाम कमला था और जो देखने में सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगी, चुपके से पूछा, कमला, कल रात मेरे कमरे में दूध का गिलास कौन लाया था? कमला के चेहरे पर घबराहट आ गई। राजकुमारी जी, वह मुझे तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ थाली लगाकर बाहर रख देती हूँ। गिलास अंदर कोई और नौकर रखता है। कोई और? कौन? कमला ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोली, ठाकुर साहब का अपना खास आदमी है, गोपाल। वो कभी कभी खुद ही नए मेहमानों के कमरे में जाता है, देखभाल के नाम पर। अनाया को अपना शक सच होता महसूस हुआ। उसने वो पाउडर वाला गिलास एक छोटे से डिब्बे में छुपाकर रख लिया, सबूत के तौर पर। थोड़ी देर बाद राजमाता देवयानी खुद उसके कमरे आई। बेटा, तैयार हो जाओ, महाराज साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। दरबार हॉल में अनाया का दिल एक पल को रुक सा गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। 16 साल से जिस इंसान की तस्वीर सिर्फ उसकी मां की आंखों के दर्द में देखी थी, आज उससे आमने सामने मिलना था। दरबार हॉल बहुत बड़ा था, सोने के काम वाले खंभे, दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें, और बीच में एक ऊंची गद्दी पर बैठे थे महाराज विक्रमादित्य सिंह। उम्र के साथ उनके बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे सालों से किसी चीज का पछतावा हो। जैसे ही उनकी नजर अनाया पर पड़ी, वो अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे।
मीरा, उनके मुंह से अपने आप निकला, फिर वो रुके। नहीं, तुम अनाया हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। अनाया की आंखों में आंसू भरने लगे। सालों का गुस्सा, दर्द और एक अधूरा सवाल सब एक साथ उसके गले में अटक गया। आपने कभी हमें ढूंढा क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। माँ अकेली, बीमार, लड़ती रही जिंदगी भर, और आप यहाँ इस महल में। अनाया, मुझे माफ कर दो। महाराज की आवाज भी भारी हुई थी। उस वक्त विरासत पर बहुत बड़ा संकट था। अगर मैं वो शादी नहीं करता तो हमारी पूरी जनता खतरे में पड़ जाती। मैंने सोचा था शादी के बाद मैं तुम्हें और मीरा को वापस बुला लूंगा, लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं होती। हर दिन, हर महीना मैं डर गया कि अगर सच सामने आया तो तुम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हमें भुला देना बेहतर समझा? कभी नहीं भूला, महाराज ने कहा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हर साल तुम्हारा जन्मदिन अकेला मनाया है, इस कमरे में, चुपचाप। राजमाता देवयानी, जो ये सब देख रही थी, आगे आई और अनाया का हाथ थाम लिया। बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ शादी से पहले ही बता दिया था। मैं भी चाहती थी तुम्हें ढूंढे, लेकिन रियासत की मजबूरी समझना आसान नहीं होता। अनाया का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल अभी भी भरा हुआ था। तभी उसने अपना फैसला लिया। उसने अपने बैग से वो छोटा डिब्बा निकाला जिसमें वो संदेहास्पद, सस्पिशियस पाउडर था। पापा, उसकी आवाज सख्त हो गई, आपको ये देखना चाहिए। कल रात मेरे दूध में किसी ने कुछ मिलाया था। पूरे दरबार हॉल में सन्नाटा छा गया। महाराज का चेहरा फौरन बदल गया। दर्द की जगह अब गुस्से और चिंता ने ले ली। क्या? वो अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। किसकी हिम्मत हुई मेरे महल में मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? और दूर, एक खंभे की आड़ में छुपा खड़ा ठाकुर बलवंत सिंह अपनी मुठियां भींचकर अपने चेहरे के भाव को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की, उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ खूबसूरत नहीं, होशियार भी है। अब इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। एपिसोड 5, जांच रिपोर्ट और बलवंत की नई चाल। महाराज विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय वैद्य डॉक्टर शास्त्री को बुलवाया। पाउडर वाला डिब्बा उनके हाथ में दिया गया। इसकी तुरंत जांच करवाओ, आज ही, और यह बात महल के बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर शास्त्री ने सर हिलाया और निकल गए। पूरे महल में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था, जैसे सबको पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। राजमाता देवयानी अपने कमरे में इशिता को समझाने की कोशिश कर रही थी। इशिता, तुम्हें पता भी है कल रात क्या हुआ? अनाया की जान को खतरा था। तो मुझे क्या, माँ? इशिता ने बेखौफ होकर कहा। वो यहाँ आई ही क्यों? अगर नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं ना। इशिता, देवयानी की आवाज छत तक गूंजी। ये बहुत घटिया सोच है। वो तुम्हारी बहन है। इशिता कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम दिखा, बलवंत चाचा। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और कॉल रिसीव किया। चाचा, क्या हुआ? दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत की आवाज आई, जो सोची समझी चालों से भरपूर थी। इशिता बेटा, तुम्हें पता है ना, अगर ये लड़की यहाँ टिक गई तो रियासत का बराबर हिस्सा उसका भी हो सकता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का हक कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? इशिता की आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। कुछ नहीं करना, बस मेरा साथ दो, जब जरूरत पड़े मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम्हें अपनी माँ और भाई के सामने उसके खिलाफ थोड़ा माहौल बनाना होगा। छोटी छोटी बातें, शक पैदा करना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इशिता ने हाँ में सर हिलाया, बिना ये सोचे कि वह किस अंधेरे रास्ते पर कदम रख रही थी। उधर ठाकुर बलवंत अपने खास कमरे में अकेला बैठा था। सामने उसका आदमी गोपाल सिर झुकाए खड़ा था। तुमने कहा था पाउडर का असर दिखेगा ही नहीं, गिलास के साथ घुल जाएगा। बलवंत की आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी गुस्से से ज्यादा खतरनाक लगती थी। ठाकुर साहब, मुझे लगा वो पी ही लेगी। किसी को शक नहीं होगा। गोपाल डर के मारे कांप रहा था। अब जांच होने वाली है। अगर यह साबित हो गया कि वो कोई नशा या जहर था, तो सबसे पहला शक तुम पर जाएगा, फिर मुझ पर। बलवंत खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। हमें एक नया प्लान चाहिए, कुछ ऐसा जो सीधा, डायरेक्ट ना हो, जिससे कोई उंगली हमारी तरफ ना उठे। उसने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं। इस बार हम उसकी जान पर नहीं, उसकी इज्जत पर वार करेंगे। अगर महल वाले उसे खुद ही निकाल दें, तो हमें अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। शाम को डॉक्टर शास्त्री जांच रिपोर्ट लेकर महाराज के पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। महाराज साहब, उन्होंने धीरे से कहा, इस पाउडर में नींद की बहुत तेज दवा मिली है, इतनी मात्रा में कि अगर राजकुमारी अनाया ये दूध पी लेती तो उनकी नींद इतनी गहरी हो जाती कि उन्हें होश में लाना मुश्किल हो जाता।
यह कोई आम चीज नहीं है, इसे खास तौर पर किसी ने तैयार करवाया है। महाराज की मुठियां भींच गईं। इसका मतलब ये कोशिश थी मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाने की या किसी और जगह ले जाने की। अनाया, जो दरवाजे के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी, उसका दिल दहल गया। उसे एहसास हो गया ये सिर्फ एक छोटा सा खतरा नहीं था। कोई बहुत सोच समझकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहता था या उसे हमेशा के लिए इस महल से दूर करना चाहता था। उसने अपनी मुठियां भींच ली। मैं डरकर वापस नहीं जाऊंगी, उसने मन ही मन कहा। मां ने कहा था अपना हक मांगो। अब मैं सिर्फ अपना हक नहीं, अपनी जान भी बचाऊंगी। एपिसोड 6। इशिता का पहला वार। अगले दिन सुबह पूरे महल में एक अजीब सी खुसर फुसर हो रही थी। नौकर चाकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे और जब भी अनाया किसी कॉरिडोर से गुजरती, लोग अचानक चुप हो जाते। अनाया को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने अपनी सबसे पहली दोस्त बन चुकी कमला से पूछा, क्या बात है, सब लोग इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कमला ने झिझकते हुए कहा, राजकुमारी जी, महल में एक बात फैली है कि आप मुंबई में किसी लड़के के साथ रहती थीं, बिना शादी के। लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ युवराज आदित्य को फंसाने आए हैं ताकि रियासत पर अपना हाथ जमा सके। अनाया को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। ये झूठ किसने फैलाया? उसी वक्त इशिता अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई, जानबूझकर अनाया के पास से गुजरी और जोर से, ताकि सब सुने, बोली, कुछ लोग अपनी असलियत कभी नहीं छोड़ सकते। माँ जैसी, बेटी वैसी। अनाया का खून खौल गया। इशिता, तुमने ये झूठी बात फैलाई है ना? प्रूव, साबित करो। इशिता मुस्कुराई, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। भाई आदित्य भी अब यही सोच रहे होंगे कि तुम किस नियत से यहाँ आए हो। थोड़ी देर बाद अनाया को पता चला कि आदित्य राजमाता के कमरे में उनसे बात कर रहा था। वो चुपचाप दरवाजे के पास रुक गई। माँ, आदित्य की आवाज में संजीदगी थी, मैं सबूतों पर विश्वास करता हूँ, अफवाहों पर नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें अनाया के बारे में थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए? वो अचानक यहाँ आए, उसके तुरंत बाद ये सब अफवाहें। कहीं ये सब एक प्लान तो नहीं? देवयानी ने गहरी सांस ली। आदित्य, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हारे पापा ने कहा था, किसी भी बात का फैसला लेने से पहले दोनों तरफ की बात सुनो। अनाया के बारे में फैसला लेने से पहले उससे खुद पूछो। आदित्य थोड़ा रुका, फिर सर हिलाया। ठीक है माँ। वो बाहर निकला तो उसने अनाया को दरवाजे के पास खड़ा देख लिया। दोनों की नजरें मिली, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुमने सुन लिया? आदित्य ने सीधा पूछा, उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना सहानुभूति, सिर्फ एक ठंडी जांच थी। हाँ, अनाया ने भी सीधा जवाब दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा और सच्चाई की ताकत थी। युवराज साहब, मैं आपको कुछ साबित नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है। मैं मुंबई में अपनी माँ के साथ रहती थी, अकेले। कोई लड़का नहीं था मेरी जिंदगी में जैसा अफवाह फैली है। और मैं यहाँ किसी को फंसाने नहीं, अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आई हूँ, अपना हक मांगने, अपने परिवार को जानने। आदित्य की नजरें उसे घूरती रहीं, जैसे वो सच और झूठ के बीच फैसला करने की कोशिश कर रहा हो। और कल रात वाला दूध वाला मामला? उसने पूछा। पापा ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगता है किसने किया? अनाया एक पल रुकी। उसे ठाकुर बलवंत पर शक था, लेकिन बिना सबूत के सीधा इल्जाम लगाना खतरनाक हो सकता था। मुझे नहीं पता युवराज साहब, लेकिन जो भी है वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ टिकूं। और अफवाह भी शायद उसी प्लान का हिस्सा है। आदित्य की आंखों में पहली बार कुछ बदला, शक की जगह थोड़ी सी सोचने ले ली। ठीक है, मैं देखता हूँ। वो चला गया, लेकिन अनाया को पता था ये जंग अभी शुरू ही हुई थी। इशिता का पहला वार तो नाकाम नहीं हुआ था पूरी तरह, लेकिन आदित्य का रुख बदलना एक छोटी सी जीत जरूर थी। उस रात अपने कमरे में अकेली बैठे हुए अनाया ने काव्या को फोन लगाया। काव्या, तूने सही कहा था। यह महल सिर्फ सोना चांदी नहीं है, यहाँ हर कदम पर जंग लड़नी पड़ती है। तो वापस आ जा, काव्या ने फिक्र भरी आवाज में कहा। अनाया ने खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखा। नहीं काव्या, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सिर्फ मेरा हक नहीं, यह मेरा इम्तिहान है और मैं हारना नहीं जानती। एपिसोड 7। गोपाल का राज। अगले कई दिन अनाया ने खामोशी से गुजारे, ना किसी से ज्यादा बात की, ना किसी पर अपना शक जाहिर किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो ठाकुर बलवंत सिंह की हर हरकत पर नजर रखने लगी थी। उसने देखा था, गोपाल, जो ठाकुर का खास आदमी था, हमेशा घबराया हुआ रहता था। उसकी आंखें कभी सीधे बात नहीं कर पाती थीं, और जब भी अनाया पास से गुजरती, वो नजरें चुरा लेता था। एक दिन अनाया ने मौका देखकर वीर की मदद ली। वीर, तुम्हें पता है गोपाल कहाँ रहता है? महल के नौकरों के क्वार्टर में।
हाँ, वीर ने उत्साह से कहा। क्यों, क्या करना है? बस मुझे उससे कुछ पूछना है, लेकिन अकेली नहीं जाना चाहती। तुम मेरा साथ दोगे? वीर की आंखें चमक उठी, उसे जासूसी का खेल बहुत पसंद था। बिल्कुल, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। शाम ढलते ही दोनों चुपके से नौकरों के क्वार्टर की तरफ गए। गोपाल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, शराब का गिलास हाथ में लिए, परेशान सा। अनाया ने दरवाजा हल्के से खटखटाया। गोपाल जी। गोपाल चौंक कर खड़ा हो गया, गिलास गिरते गिरते बचा। राजकुमारी जी, आप यहाँ? मुझे बस कुछ पूछना है। अनाया की आवाज सख्त थी लेकिन धमकी भरी नहीं। वो रात मेरे कमरे में दूध का गिलास तुमने ही रखा था ना? गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। गोपाल, अनाया ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें सजा दिलवाने नहीं आई हूं। मैं जानती हूं तुमने ये खुद नहीं सोचा, किसी ने तुमसे करवाया है। अगर तुम सच बता दो तो मैं महाराज से कहूंगी कि तुम्हें माफी मिल जाए। लेकिन अगर चुप रहे और बाद में सच सामने आया तो तुम्हें अकेले ही सजा भुगतनी पड़ेगी। ठाकुर साहब तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांप रहे थे। राजकुमारी जी, मेरा छोटा भाई बीमार है, उसका इलाज बहुत महंगा है। ठाकुर साहब ने कहा था कि अगर मैं उनका काम करूं तो वो सारा खर्चा उठाएंगे। उन्होंने मुझे वो पाउडर दिया था और कहा था कि बस नींद की दवा है, आपको सिर्फ गहरी नींद आएगी ताकि कोई और काम आसानी से हो सके। कौन सा काम? अनाया का दिल जोर से धड़का। मुझे पूरा नहीं पता, गोपाल ने सिर झुकाया। लेकिन मैंने उन्हें अपने एक साथी से कहते सुना था, अगर लड़की गहरी नींद में होगी तो उसे चुपके से महल से बाहर ले जाना आसान होगा, किसी हादसे का रूप देकर। अनाया और वीर के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। इसका मतलब ये कोशिश सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, यह उसे किडनैप, अपहरण करने की या उसे हमेशा के लिए गायब कर देने की साजिश थी। गोपाल, अनाया ने धीमे से कहा, क्या तुम ये बात महाराज साहब के सामने दोहरा सकते हो? सबूतों के साथ? गोपाल डर गया। अगर ठाकुर साहब को पता चला तो मेरा और मेरे परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे परिवार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर तुम आज चुप रहे तो कल कोई और मासूम इस जाल में फंसेगा, शायद मैं, शायद कोई और। गोपाल की आंखों में कुछ पल के लिए कश्मकश, संघर्ष चली। फिर उसने सर हिलाया। ठीक है, मैं सच बताऊंगा। वीर, जो अब तक चुप खड़ा सब सुन रहा था, अचानक बोला, अनाया दीदी, हमें अभी पापा के पास चलना चाहिए, इससे पहले कि ठाकुर चाचा को पता चले कि हमने गोपाल से बात की है। तीनों चुपके से महल के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां महाराज का खास कमरा था। लेकिन रास्ते में एक अंधेरे गलियारे के मोड़ पर उन्हें एक परछाई दिखी। ठाकुर बलवंत खुद वहां खड़ा था, अपने हाथों में एक छोटा सा चाकू घुमा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अनाया का दिल रुक गया। क्या उन्हें देख लिया गया था? एपिसोड 8, अंधेरी गली का सामना। तीनों, अनाया, वीर और गोपाल, सन्नाटे में जैसे पत्थर बन गए। ठाकुर बलवंत सिंह उनसे कुछ कदम दूर खड़ा था। मशाल की हल्की रोशनी में उसका चेहरा आधा अंधेरा, आधा उजाला लग रहा था। उसके हाथ में चाकू अभी भी घूम रहा था, जैसे वो इसे एक आदत की तरह करता हो, धमकी देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को शांत रखने के लिए। इतनी रात गए, इतनी खास जगह पे। बलवंत की आवाज में एक ठंडी मुस्कुराहट थी। क्या बात है राजकुमारी साहिबा? नौकरों के क्वार्टर में क्या काम? वीर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अनाया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने खुद आगे कदम बढ़ाया, अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखते हुए। ठाकुर साहब, मैं बस गोपाल से अपनी कल रात वाली बात समझ रही थी। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? इतनी रात गए? बलवंत की मुस्कान और गहरी हो गई। महल की सुरक्षा देखना मेरा काम है बेटा, और तुम जैसी मेहमान जो अचानक से यहाँ आए हो, उनके बारे में सावधान रहना भी। मेहमान? अनाया की आवाज में पहली बार खुला गुस्सा झलका। मैं मेहमान नहीं हूँ ठाकुर साहब, मैं महाराज विक्रमादित्य सिंह की बेटी हूँ, और मुझे पता चल चुका है कि मेरे दूध में नींद की दवा किसने मिलवाई थी। एक पल के लिए बलवंत के चेहरे पर एक छोटा सा झटका दिखा, फ्लिकर हुआ, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। बच्चों जैसी कहानियां मत बनाओ राजकुमारी जी, तुम्हें किसने ये सब भर दिया दिमाग में? मुझे किसी ने नहीं भरा। अनाया सीधी खड़ी रही, उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। गोपाल ने खुद सच बताया है, और मुझे पता है आपका असली प्लान क्या था, मुझे गहरी नींद में डालकर महल से चुपके से ले जाना, किसी हादसे का रूप देकर। गोपाल, जो अब तक कांप रहा था, अचानक हिम्मत जुटाकर बोला, ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं और झूठ नहीं बोल सकता। यह सही नहीं है जो आप कर रहे हैं।
बलवंत की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वो जानता था अभी सीधा कुछ करना खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ 3 लोग गवाह थे। तुम सब गलत समझ रहे हो, उसने अपना चाकू जेब में रखते हुए कहा। आवाज में अचानक एक ऐसी नरमी आ गई जो बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल नहीं लग रही थी। ये चाकू तो मैं बस अपने बाग के फल काटने के लिए लाया था। और गोपाल, शायद तुम्हारे भाई के इलाज के लिए जो पैसा मैंने दिया, उसका एहसान चुकाने के लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो। झूठ बोलना बंद करिए। अचानक एक नई, गहरी आवाज गूंजी। सबने पलटकर देखा। महाराज विक्रमादित्य खुद वहां खड़े थे। उनके पीछे राजमाता देवयानी और महल के 2 गार्ड भी थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। पापा, वीर दौड़कर उनके पास गया। मैंने ही अनाया दीदी को बुलाया था यहाँ सच जानने के लिए। महाराज ने ठाकुर बलवंत की तरफ एक लंबी, ठंडी नजर डाली। बलवंत, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से तुम्हें अपना मानता आया है। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें हमेशा इज्जत दी गई। लेकिन आज जो मैंने सुना, महाराज साहब, ये सब गलतफहमी है, बलवंत ने फौरन कहा। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ झलक रही थी। गोपाल, महाराज ने सीधा उसकी तरफ देखा। सच सच बताओ। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का वचन देता हूँ। गोपाल ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरी बात, पाउडर से लेकर बलवंत के उस प्लान तक जो उसने अपने साथी से फोन पर सुना था, सब कुछ महाराज के सामने दोहरा दिया। जब उसकी बात खत्म हुई तो महल के उस अंधेरे कॉरिडोर में एक लंबा, भारी सन्नाटा छा गया। महाराज की मुठियां भींच गई थीं। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ खालिस, शुद्ध गुस्सा था। बलवंत सिंह, तुमने मेरे खून पर, मेरे ही घर में हाथ उठाने की कोशिश की। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां छीनी जाती हैं। गार्ड, इन्हें इनके कमरे में नजरबंद कर दो जब तक मैं इसकी पूरी जांच नहीं करवा लेता। बलवंत के चेहरे से अब वो सभी मीठी बातें गायब हो चुकी थीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ खतरनाक, ठंडी नफरत थी, अनाया की तरफ देखते हुए। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, राजकुमारी साहिबा, उसने धीमे से लेकिन इतनी साफ आवाज में कहा कि सिर्फ अनाया सुन सके। तुम्हें लगता है एक गोपाल के बयान से सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरे पास और भी रास्ते हैं। गार्ड उसे घसीटकर ले गए, लेकिन उसके अल्फाज अनाया के कानों में गूंजते रहे। महाराज ने अनाया की तरफ देखा। उनकी आंखों में फिक्र और गर्व दोनों थे। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई बेटा, लेकिन अब से तुम्हारी सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। अनाया ने सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। बलवंत की आंखों में जो उसने देखा था, वो हार मानने वाले इंसान की नजर नहीं थी। एपिसोड 9। इशिता का टूटना खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। ठाकुर बलवंत सिंह को राजकुमारी अनाया की जान लेने की साजिश के इल्जाम में नजरबंद कर दिया गया है। इशिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब उसकी दासी दौड़ती हुई आई। राजकुमारी जी, आपने सुना? बलवंत ठाकुर साहब को। चुप रहो, इशिता ने गुस्सा किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बलवंत को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वो भागती हुई राजमाता के कमरे में पहुंची। माँ, ये सब झूठ है ना? बलवंत चाचा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देवयानी का चेहरा सख्त था। इशिता, बैठो। गोपाल ने सच बताया है और तुम्हारे पापा ने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है। नहीं। इशिता की आंखों में आंसू भरने लगे। अचानक उसे याद आया, बलवंत के वे सभी फोन कॉल्स, उसकी वह बात, बस मेरा साथ दो जब जरूरत पड़े। उसका खून जम गया। क्या वो खुद भी इस साजिश का हिस्सा बन चुकी थी, बिना जाने? वो दौड़ती हुई अनाया के कमरे में पहुंची। दरवाजा खटखटाए बिना ही अंदर घुस गई। उसकी सांस फूल रही थी। अनाया चौंक कर खड़ी हो गई। इशिता, क्या हुआ? सच बताओ। इशिता की आवाज कांप रही थी। क्या बलवंत चाचा ने सच में तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अनाया ने एक पल के लिए इशिता को देखा। उसकी आंखों में झूठ नहीं था, सिर्फ एक डरी हुई, कंफ्यूज्ड, असमंजस में फंसी लड़की थी जो अपने परिवार के अंदर छुपे खतरे से अभी अभी रूबरू हुई थी। हाँ, अनाया ने धीमे से कहा। उन्होंने मुझे नींद की दवा दी, मुझे महल से गायब करने के लिए। गोपाल ने खुद ये सब कबूल किया है और तुम्हारे पापा के सामने किया है। इशिता के घुटने जवाब दे गए। वो बेड पर बैठ गई और हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाऊं। मैंने सोचा बस थोड़ा मनमुटाव, राइवलरी है, कंपटीशन है। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। अनाया खामोश खड़ी रही। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन इशिता की टूट चुकी हालत देखकर उसे कुछ और भी महसूस हुआ, तरस। इशिता, उसने धीमे से कहा, तुम उनके प्लान का हिस्सा नहीं थी।
तुम्हें पता नहीं था कि कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा, तुम किसके साथ खड़ी होना चाहती हो, अपने परिवार के साथ या किसी ऐसे इंसान के झूठे वादों के साथ जो तुम्हें भी सिर्फ एक मोहरा ही समझता था। इशिता ने सर उठाकर अनाया को देखा, उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। मैंने तुमसे जो भी कहा, जो अफवाहें फैलाई, मुझे माफ कर दो। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सर हिलाया। माफी का सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उधर महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में ठाकुर बलवंत अपने नजरबंद कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा और नपा तुला शांत भाव था। उसका एक नौकर, जो अभी भी उसके प्रति वफादार था, चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। ठाकुर साहब, आपने बुलाया? मेरे वकील से संपर्क करो, बलवंत ने धीमे से कहा। और एक और काम है, शहर में मेरे पुराने दोस्त एमएलए चौधरी साहब को खबर भेजो। उन्हें याद दिलाओ कि मैंने उनके इलेक्शन चुनाव में कितना पैसा लगाया था। जी ठाकुर साहब। लेकिन आप यहां से बाहर कैसे? बलवंत मुस्कुराया, उसकी आंखों में वो पुरानी खतरनाक चमक वापस आ गई। राजघराने अपने अंदर की लड़ाई खुद नहीं जीत सकते अगर बाहर की ताकतें उनके खिलाफ हो जाएं। अनाया ने मुझे यहां नजरबंद करवा दिया, अब देखते हैं वो बाहर की दुनिया से कैसे बचेगी। एपिसोड 10। राजनीति का नया तूफान। 2 दिन बाद महल के बड़े गेट के बाहर गाड़ियों का एक काफिला आकर रुका। मीडिया की कुछ गाड़ियां भी थीं, कैमरा और माइक लिए रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे। महाराज विक्रमादित्य अपने दरबार हॉल में थे जब उनके सचिव ने घबराए हुए अंदर आकर खबर दी, महाराज साहब, एमएलए चौधरी साहब आए हैं। उनके साथ कुछ प्रेस वाले भी हैं। महाराज की भौहें तन गईं। चौधरी, इससे हमसे क्या लेना देना? कुछ ही देर में एमएलए चौधरी दरबार हॉल में दाखिल हुआ, एक चालाक सियासी मुस्कान लिए। महाराज साहब, नमस्कार। माफ कीजिएगा, अचानक आना पड़ा, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी थी। बताइए। महाराज की आवाज सख्त थी। चौधरी ने अपना गला साफ किया। महाराज साहब, मुझे खबर मिली है कि आपने अपने पुराने विश्वसनीय राजनीतिज्ञ ठाकुर बलवंत सिंह को बिना किसी ठोस सबूत के नजरबंद कर रखा है। ये बात अगर बाहर आए, और मुझे डर है कि मीडिया को पहले से ही पता चल चुका है, तो लोग ये कहेंगे कि आपकी रियासत में इंसाफ नहीं, सिर्फ राजघराने की मनमानी चलती है, बिना सबूत के। महाराज का गुस्सा बढ़ने लगा। उनके अपने आदमी ने मेरे सामने सब कबूल किया है। एक नौकर का बयान। चौधरी ने कंधे उचकाए। कितना वजन रखता है अदालत में, आप खुद जानते हैं। और सुना है ये सब शुरू हुआ था एक नए मेहमान के आने के बाद। लोग तो ये भी कहेंगे कि शायद ये सब एक नई लड़की का ध्यान खींचने का तरीका है। अनाया, जो हॉल के एक कोने में खड़ी थी, उसका खून खौल गया। ये सीधा उसके ऊपर इल्जाम था, बिना नाम लिए। राजमाता देवयानी आगे आई, उनकी आवाज में गरिमा और गुस्सा दोनों थे। चौधरी साहब, आप एक बेटी के सवाल पर उनकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दोस्त पकड़े गए हैं? चौधरी ने हाथ जोड़कर एक चालाक मुस्कान दी। राजमाता जी, मैं तो सिर्फ रियासत की शान की बात कर रहा हूं। मीडिया बाहर खड़ी है। अगर यह खबर गलत तरीके से चली गई, तो आने वाले चुनाव में रियासत की जनता का भरोसा। बस करिए। अचानक अनाया की आवाज गूंजी। सब उसकी तरफ मुड़े। वह आगे बढ़ी, उसका सर ऊंचा था, आंखों में डर की जगह अब सिर्फ दृढ़ निश्चय था। चौधरी साहब, आप मीडिया के सामने जो मर्जी कहिए, लेकिन सच ये है कि मुझे जहर जैसी दवा दी गई थी मेरे दूध में, मुझे महल से गायब करने की कोशिश हुई थी, और उसका सबूत मौजूद है, जांच रिपोर्ट भी, और एक गवाह भी जिसने खुद अपनी मर्जी से सच बताया। चौधरी थोड़ा हकला गया। राजकुमारी जी, मैं बस। आप ठाकुर बलवंत के पुराने दोस्त हैं, ये सबको पता है, अनाया ने सीधा कहा। अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद मीडिया के सामने आकर सारा सच बता सकती हूँ। जांच रिपोर्ट, गवाह का बयान, सब कुछ। देखते हैं जनता किसकी बात पर विश्वास करती है, एक राजकुमारी की जो अपनी जान के लिए लड़ी, या एक आदमी जो अपने सियासी रसूख से सच को दबाना चाहता है। दरबार हॉल में सन्नाटा छा गया। महाराज के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई, अपनी बेटी की हिम्मत देखकर। चौधरी की चालाकी वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि यह लड़की दबने वाली नहीं है। मैं सिर्फ यहां सुझाव देने आया था। फैसला तो आप लोगों का है। वो जल्दी से अपना रास्ता बदलते हुए बाहर निकल गया। उसके साथ आए चमचे भी पीछे पीछे चले गए। मीडिया वाले बाहर ही खड़े रह गए, उन्हें कोई बयान नहीं मिला। जैसे ही चौधरी चला गया, महाराज अनाया के पास आए, उनकी आंखों में गर्व छलक रहा था। बेटा,
तुमने आज बहुत बड़ा खतरा टाल दिया। तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी, बलवंत का इतनी जल्दी बाहर तक असर रखना। इसका मतलब ये लड़ाई सिर्फ महल के अंदर तक सिमटी नहीं थी। उस रात अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अनाया ने सोचा, बलवंत चाचा, आपने मुझे राजनीति में आजमाया, मीडिया में घेरना चाहा, लेकिन मुझे पता है ये खत्म नहीं हुआ। अगली चाल क्या होगी? उसके जवाब में जैसे किसी ने उसकी सोच सुन ली हो, उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, राजकुमारी साहिबा, तुमने पहला राउंड जीत लिया, लेकिन खेल अभी बाकी है। कभी सोचा है तुम्हारी माँ की मृत्यु सच में बीमारी से हुई थी या किसी और वजह से? अनाया का खून जम गया। फोन पकड़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। एपिसोड 11, माँ की मौत का साया। अनन्या पूरी रात उस मैसेज को घूरती रही। कभी सोचा है तुम्हारी माँ की मृत्यु सच में बीमारी से हुई थी या किसी और वजह से? उसने तुरंत नंबर वापस कॉल किया, लेकिन वो स्विच ऑफ था, और कुछ देर बाद वही नंबर नो लॉन्गर इन सर्विस, सेवा में नहीं है, बता रहा था। सुबह होते ही वो सीधे महाराज के पास गई, फोन उनके हाथ में थमाते हुए। पापा, ये देखिए, कल रात मुझे यह मैसेज मिला। महाराज ने मैसेज पढ़ा। उनका चेहरा फौरन बदल गया, दर्द और घबराहट दोनों। ये सिर्फ डराने के लिए हो सकता है अनन्या। बलवंत जैसा इंसान ऐसे ही मानसिक दबाव बनाता है, लेकिन अगर सच हुआ तो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। पापा, माँ को कैंसर था, ये सच है, लेकिन उनकी तबीयत इतनी जल्दी क्यों बिगड़ी? डॉक्टर ने कहा था उनके पास कई महीने हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही। महाराज खामोश हो गए, उनकी आंखों में कुछ सोच चल रही थी। अनन्या, सच कहूं तो मीरा के जाने के कुछ महीने पहले मुझे एक गुमनाम खत मिला था। उसमें लिखा था कि अगर मैं मीरा और तुम्हारे बारे में किसी को बताऊंगा तो अंजाम बुरा होगा। मैंने सोचा बस धमकी है, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या पापा? लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही मुझे खबर मिली कि मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। महाराज की आवाज भारी हो गई। उस वक्त मैंने ये कनेक्ट नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारे इस मैसेज के बाद अनन्या का पूरा बदन कांप रहा थी। आपको लगता है किसी ने मेरी माँ को? मुझे नहीं पता, महाराज ने सर हिलाया, लेकिन अब हमें पता लगाना होगा। मैं अपने खास जासूस इंस्पेक्टर राणे को बुलवाता हूँ। वो एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर है, हमारे परिवार के लिए काम कर चुके हैं। वो इसकी पूरी जांच करेंगे। मुंबई जाकर भी 2 दिन बाद इंस्पेक्टर राणे महल पहुंचे। एक दुबला पतला तीक्ष्ण नजरों वाला आदमी, जिसकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन जिसकी चाल में एक फौजी अनुशासन था। राजकुमारी जी, उन्होंने अनन्या से पूछा, आपकी माँ के आखिरी हफ्ते के बारे में जितना याद है सब बताइए। छोटी से छोटी बात भी जरूरी है। अनन्या ने याद करने की कोशिश की। उनके आखिरी हफ्ते में एक नई नर्स आई थी हॉस्पिटल में, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। पहले जो नर्स थी वो अचानक छुट्टी पर चली गई थी। राणे की आंखें चमक उठी। नई नर्स का नाम याद है? सिस्टर अलका, अनन्या ने कहा। लेकिन माँ के जाने के बाद वो भी कभी नजर नहीं आई। हॉस्पिटल में भी किसी को नहीं पता था वो कहाँ गई। यह इम्पोर्टेंट क्लू, महत्वपूर्ण सुराग है, राणे ने नोट किया। मैं मुंबई जाके उस हॉस्पिटल की जांच करता हूँ, रिकॉर्ड्स देखता हूँ। राजकुमारी जी, अगर किसी ने सच में आपकी माँ की मौत में हाथ डाला है तो हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। जैसे ही राणे जाने लगे, अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, क्या यह मुमकिन है कि ठाकुर बलवंत का इस सब से कोई कनेक्शन हो? वो मैसेज उन्हीं की तरह की धमकी लगता है। राणे ने सोचकर सर हिलाया। सब कुछ मुमकिन है राजकुमारी जी, लेकिन अभी हम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ध्यान से देखता हूँ। वह रात अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर हाथ में लिए। माँ, उसने धीमे से कहा, आंखों में आंसू भरे, अगर सच में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक सच सामने नहीं आता। खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान में एक तारा चमक रहा था, जैसे मीरा खुद अपनी बेटी को देख रही हो और उससे कह रही हो, लड़ती रहो बेटा, सच हमेशा सामने आता है। एपिसोड 12, सिस्टर अलका का राज। इंस्पेक्टर राणे मुंबई पहुंचकर सीधे उसी हॉस्पिटल गए जहां मीरा का इलाज हुआ था। रिसेप्शन पर अपना पुराना सीबीआई का परिचय देते हुए उन्होंने रिकॉर्ड्स मांगे। सिस्टर अलका देशमुख, रिसेप्शनिस्ट ने फाइल देखते हुए कहा, उन्होंने हमारे यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते काम किया था, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो चली गई। वो किस एजेंसी के थ्रू आई थी वो भी साफ नहीं है,
हमारे रिकॉर्ड्स में सिर्फ इतना है कि उन्हें एक स्पेशल रेफरल के जरिए रखा गया था। रेफरल किसका था? राणे ने तीक्ष्ण आवाज में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने फाइल पलटी, फिर उसका चेहरा थोड़ा घबराया। ये सेक्शन ब्लैंक खाली है सर। जैसे किसी ने ये जानबूझकर हटा दिया हो। राणे का शक और पुख्ता हो गया। उन्होंने हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ से बात की। एक नर्स ने याद करके बताया, सिस्टर अलका बहुत चुपचाप रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन मैंने देखा था, वो कॉरिडोर में किसी से फोन पर बात कर रही थी, काफी टेंशन में। मैंने सिर्फ इतना सुना, काम हो जाएगा, बस थोड़ा और समय चाहिए। क्या आपको उनकी कोई तस्वीर मिली या सीसीटीवी फुटेज? राणे ने पूछा। नर्स ने सर हिलाया। हॉस्पिटल का पुराना सीसीटीवी सिस्टम था, वो फुटेज सिर्फ 30 दिन तक स्टोर होती है। इतने महीनों बाद अब कुछ नहीं मिलेगा। राणे निराश होकर बाहर निकले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने सीबीआई कनेक्शन इस्तेमाल किए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग पर्सन, लापता लोग और फेक नर्सों के रिकॉर्ड्स खंगाले। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक छोटा सा सुराग मिला। एक दूसरे हॉस्पिटल में 6 महीने पहले अलका देशमुख नाम की एक नर्स पर फ्रॉड, धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। उसने फेक सर्टिफिकेट्स के सहारे नौकरी ली थी। वो केस भी बिना किसी नतीजे के बंद हो गया था, क्योंकि आरोपी अनट्रेसेबल, लापता हो गई थी। राणे ने फाइल में दिया गया एड्रेस देखा और सीधे वहां पहुंचे। घर खाली था, काफी समय से वहां कोई नहीं रहा था। पड़ोसी से पूछने पर पता चला, वो लड़की यहां बहुत पहले रहती थी, फिर अचानक एक दिन बिना बताए चली गई। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हालांकि नौकरी छोटी थी। एक बार मैंने देखा था, एक बड़ी सी गाड़ी उसे लेने आई थी, उसकी नंबर प्लेट राजस्थान की थी। राणे का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत महाराज को फोन लगाया। महाराज साहब, उनकी आवाज में जोश और चिंता दोनों थी, मुझे कुछ पुख्ता सुराग मिले हैं। सिस्टर अलका, जो राजकुमारी मीरा के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल कर रही थी, एक फेक नर्स थी, फेक सर्टिफिकेट्स के साथ, और उसे लेने एक राजस्थान नंबर प्लेट वाली गाड़ी आई थी। दूसरी तरफ महाराज का चेहरा पथरा गया। इसका मतलब कोई राजस्थान से, हमारी रियासत से ही इस सब के पीछे था? ऐसा लगता है, राणे ने कहा। मैं गाड़ी के नंबर प्लेट का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतने पुराने रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। लेकिन एक बात पुख्ता है, यह कोई रैंडम घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर राजकुमारी मीरा के इलाज में इस फेक नर्स को घुसाया था। जब ये खबर अनन्या तक पहुंची, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख के नहीं, गुस्से के। तो ये सच है, किसी ने मेरी मां को। उसने अपनी मुठियां भींच ली। पापा, अब ये सिर्फ मेरा हक मांगने की लड़ाई नहीं रही, यह मेरी मां के इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। महाराज ने अपनी बेटी को गले लगाया, उनकी आंखों में भी आंसू थे। हम साथ मिलकर इसका पता लगाएंगे अनन्या, चाहे जो भी इसके पीछे हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस रात महल के एक छुपे कोने में एक नौकर, जो अभी भी गुप्त रूप से बलवंत को खबर दे रहा था, अपने फोन पर एक जेल के अंदर से आ रहे कॉल को सुन रहा था। सब कुछ पता चल रहा है उन्हें, नौकर घबराया हुआ बोला। दूसरी तरफ से बलवंत की ठंडी आवाज आई, जो नजरबंद होने के बाद भी अपना नेटवर्क चला रहा था। चिंता मत करो, अगर वे गाड़ी के नंबर प्लेट तक पहुंच गए, तो हमें पहले ही कदम उठाना होगा। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हमारे खास आदमी रतन सिंह के नाम पर था, उसे तुरंत देश छोड़ने का इंतजाम करो। एपिसोड 13। रतन सिंह का पीछा। महाराज विक्रमादित्य ने इंस्पेक्टर राणे की बात सुनते ही तुरंत अपने महल के सिक्योरिटी हेड को बुलवाया। रतन सिंह नाम का कोई आदमी हमारे महल से कनेक्टेड जुड़ा है। सिक्योरिटी हेड ने रिकॉर्ड्स खंगाले, फिर चौंक गया। महाराज साहब, रतन सिंह ठाकुर बलवंत जी का दूर का रिश्तेदार है। कुछ साल पहले वो महल में ड्राइवर का काम करता था, लेकिन 3 साल पहले अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। कहा था मुंबई में बिजनेस करेगा। उसका अभी का एड्रेस? राणे ने फोन पर पूछा, जो अब मुंबई से राजस्थान वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। मुझे पता करना पड़ेगा महाराज साहब। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक लोकल इन्फॉर्मर, स्थानीय मुखबिर के थ्रू पता चला कि रतन सिंह अभी भी मुंबई में ही था, एक छोटे से फ्लैट में, और वो अगले दिन ही फ्लाइट से दुबई जाने वाला था। राणे ने तुरंत मुंबई पुलिस से संपर्क किया, अपने पुराने सीबीआई कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। यह आदमी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन, हत्या की जांच में संदेह के घेरे में है। इसे एयरपोर्ट पर ही रोक लेना जरूरी है। अगली सुबह जब रतन सिंह अपना बैग लेकर मुंबई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लाइन में खड़ा था, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया। रतन सिंह, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं।
रतन सिंह का चेहरा फौरन सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट की भारी सुरक्षा के बीच वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया। पुलिस स्टेशन में जब पूछताछ शुरू हुई, रतन सिंह पहले चुप रहा, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसकी फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुकी है और उसके खिलाफ कई सबूत हैं, तो उसका हौसला टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो रोने लगा। मुझे बस कहा गया था सिस्टर अलका को लेने जाना है हॉस्पिटल के बाहर से और उसे एक सेफ सुरक्षित जगह पहुंचाना है। मुझे नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। किसने कहा था? ऑफिसर ने पूछा, जबकि इंस्पेक्टर राणे कॉल पर ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन रहे थे। बलवंत साहब ने, रतन सिंह ने आखिरकार कबूला। उन्होंने कहा था मीरा देवी को उनकी हालत ऐसी करनी है कि वह ज्यादा दिन तक जीवित न रहें। वह कह रहे थे कि अगर मीरा देवी जिंदा रहीं और उनकी बेटी भी जवान हो गई, तो एक दिन वह महाराज साहब के पास अपना हक मांगने आ सकती है और रियासत में फूट पड़ सकती है। वीडियो कॉल पर यह सुनते ही महाराज का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। इसका मतलब बलवंत ने सिर्फ अनन्या को ही नहीं, मीरा को भी। जी महाराज साहब, रतन सिंह ने रो रो कर कहा। सिस्टर अलका को उन्होंने पैसा देकर रखा था कि वह मीरा देवी की दवाइयों में कुछ गलतियां करे, उनका इलाज सही से न हो। कैंसर तो मीरा देवी को पहले से ही था, लेकिन बलवंत साहब ने उसके बढ़ने की रफ्तार तेज कर दी ताकि उनकी मौत जल्दी हो जाए और सब नेचुरल, प्राकृतिक लगे। पूरी बात सुनते ही अनन्या, जो अपने कमरे में राजमाता के साथ बैठी यह कॉल सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार उसका दर्द गुस्से में बदल चुका था, एक ऐसी ज्वाला जो बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ का कत्ल किया, उसकी आवाज कांप रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हम अपना हक मांगेंगे। राजमाता देवयानी ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार की, हमारी रियासत के इंसाफ की लड़ाई है। बलवंत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। 2 दिन बाद रतन सिंह और सिस्टर अलका, जो एक दूसरे शहर में छुप कर रहती मिली, दोनों को पूरी तरह गवाह बनाकर उनके बयान, चैट रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस के सबूत के साथ एक पुख्ता केस तैयार हो गया। जब ये सबूत महल में महाराज के सामने रखे गए, उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर इंस्पेक्टर राणे से कहा, अब बस एक ही काम बाकी है। बलवंत सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाओ। मीरा की हत्या की साजिश, अप्रत्यक्ष हत्या और अनन्या की जान लेने की कोशिश, दोनों के लिए। एपिसोड 14। बलवंत का आखिरी दांव। जैसे ही एफआईआर की फाइल तैयार हुई और पुलिस बलवंत को फॉर्मल औपचारिक गिरफ्तार करने उसके नजरबंद कमरे की तरफ बढ़ी, महल में अचानक बिजली चली गई। पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यह क्या हुआ? महाराज ने गुस्से से पूछा। महाराज साहब, सिक्योरिटी हेड दौड़ता हुआ आया। जनरेटर रूम में कोई गड़बड़ हुई है, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझकर सर्किट काटा है। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसे तुरंत शक हुआ, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये बलवंत का प्लान था। अंधेरे में बलवंत के नजरबंद कमरे के बाहर खड़ा गार्ड अचानक बेहोश मिला, किसी ने उस पर पीछे से वार किया था। कमरा खाली था, वह भाग गया। एक और गार्ड ने चिल्लाया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। टॉर्च और मशालें जलाई गईं, हर कोना खंगाला गया। महाराज ने तुरंत सबको अंदर रहने का हुक्म दिया, खासकर अनन्या को। पापा, मैं अपने कमरे में छुप कर नहीं बैठूंगी, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज में डर के साथ एक अजीब दृढ़ता भी थी। अनन्या, प्लीज। महाराज की आवाज में पहली बार इतनी बेबसी थी। वह खतरनाक है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तभी महल के बगीचे की तरफ से एक चिल्लाने की आवाज आई, वीर की आवाज। अनन्या का खून जम गया। बिना सोचे समझे वो उस तरफ दौड़ी, पीछे पीछे महाराज और गार्ड्स भी। बगीचे के एक कोने में मशाल की रोशनी में बलवंत खड़ा था। उसके एक हाथ में वीर का गला जकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में वही छोटा चाकू चमक रहा था। एक कदम और, बलवंत चिल्लाया। उसकी आवाज में अब कोई शांति नहीं बची थी, सिर्फ पागलपन था। और मैं इस बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा। महाराज रुक गए, उनके चेहरे पर दहशत साफ थी। बलवंत, यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। क्यों छोड़ूं? बलवंत की हंसी खौफनाक थी। मेरी पूरी जिंदगी इस रियासत को दी और बदले में क्या मिला? जेल। एक नाजायज बेटी के लिए मेरी पूरी पहचान मिटाई जा रही है। अनन्या आगे बढ़ी, अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। बलवंत चाचा, वीर को छोड़ दीजिए। आपकी लड़ाई मुझसे है, उससे नहीं। चुप रहो तुम। बलवंत ने चिल्लाते हुए चाकू थोड़ा और वीर के गले के पास कर दिया। बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप था, डर के मारे।
तभी एक अचानक हरकत हुई। पीछे से आ रहे आदित्य ने, जो अभी तक दरबार की राजनीति से दूर रहता था, चुपके से एक दूसरी तरफ से घूमकर बलवंत के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था, गार्ड्स के साथ मिलकर प्लान बनाते हुए। जब बलवंत अनन्या और महाराज की तरफ ध्यान दिए खड़ा था, आदित्य ने बिजली की तरह आगे बढ़कर उसका हाथ, जो चाकू पकड़े था, झटक दिया। चाकू जमीन पर गिर गया और उसी पल गार्ड्स ने बलवंत को जकड़ लिया। वीर छूटकर दौड़ता हुआ अपनी मां की तरफ गया, जो भागी हुई वहां पहुंच चुकी थी। बलवंत अब गार्ड्स की जकड़ में चिल्लाता रहा, उसकी आवाज में अब सिर्फ हार का गुस्सा था। ये खत्म नहीं हुआ। मुझे जितना भी कुछ पता है इस रियासत के बारे में, सब बाहर आएगा। तुम सब बस करिए ठाकुर साहब। महाराज की आवाज में अब थकान और दुख दोनों थे। आपने मेरी पहली मोहब्बत को, मेरी बेटी की मां को छीना। आपने मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की। अब आप सिर्फ एक कैदी है और कुछ नहीं। पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़े, हथकड़ियां लगाईं और बलवंत सिंह को महल से हमेशा के लिए ले गए। जैसे ही वो गया, अनन्या ने वीर को गले लगा लिया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सब ठीक है वीर, अब सब खत्म हो गया। महाराज ने आदित्य की तरफ देखा, उनकी आंखों में गर्व था। बेटा, तुमने आज अपनी बहन और भाई दोनों की जान बचाई। आदित्य ने अनन्या की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई शक नहीं था, सिर्फ एक भाई का प्यार। अनन्या, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर लगा दी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, आंखों में आंसू के साथ। देर आए दुरुस्त आए भाई। उस रात पूरा परिवार, महाराज, देवयानी, आदित्य, इशिता, वीर और अनन्या पहली बार सच में एक परिवार की तरह एक साथ बैठे, खामोशी में, लेकिन एक दूसरे के साथ, एक लंबी जंग के बाद मिलने वाले सुकून के साथ। एपिसोड 15, नया अध्याय। कुछ हफ्तों बाद महल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बलवंत सिंह पर अदालत में केस चल रहा था। सबूत इतने पुख्ता थे कि वकीलों को यकीन था उसे लंबी सजा होगी। रियासत की जनता ने भी, जब पूरा सच सामने आया, महाराज और उनके परिवार का भरपूर साथ दिया। बजाय किसी बदनामी के, लोगों ने अनन्या की हिम्मत और सच्चाई की तारीफ की। एक सुबह महाराज ने पूरे दरबार को बुलाया। मंत्रियों, रियासत के बुजुर्गों और जनता के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने एक ऐलान किया। आज मैं आपके सामने अपनी बेटी राजकुमारी अनन्या राठौर सिंह को इस रियासत की पूरी तरह मान्यता प्राप्त उत्तराधिकारी के रूप में पेश करता हूं। महाराज की आवाज दरबार हॉल में गूंजी। उसका जन्म चाहे कैसा भी रहा हो, उसका खून मेरा है और उसका हक इस रियासत पर उतना ही है जितना मेरे बाकी बच्चों का। दरबार में हल्की सी खुसर फुसर हुई, लेकिन ज्यादातर लोग मुस्कुरा रहे थे। अनन्या ने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था। इशिता, जो अब बदल चुकी थी, आगे आई और अनन्या का हाथ थाम लिया, सबके सामने। और मैं, उसने कहा, अपनी आवाज सबको सुनाई देते हुए, अपनी बहन से माफी मांगती हूँ पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, कि मैंने शुरू में उसे गलत समझा। अब मैं गर्व से कहती हूँ, अनन्या मेरी बहन है और मुझे उस पर नाज है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने इशिता को गले लगा लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शाम को महल के बगीचे में अनन्या अकेली बैठी थी, आसमान में ढलते सूरज को देख रही थी। उसके हाथ में वो पुराना लेटर पत्र था जो उसकी मां ने उसे दिया था। मां, उसने धीमे से कहा, आपने कहा था अपना हक मांगो। मैंने मांगा और मुझे वो मिला, लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक परिवार मिला। और आपको इंसाफ भी मिलेगा। बलवंत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी आदित्य वहां आया। उसके हाथ में 2 कप चाय थी। यहां अकेली बैठी हो? अनन्या मुस्कुराई। बस, मां को याद कर रही थी। आदित्य उसके पास बैठ गया, एक कप उसे थमाते हुए। अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। शुरू में मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें एक खतरा समझा। लेकिन अब मैं जानता हूं, तुम इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी हिम्मत ने हमें एक दूसरे के करीब लाया, हमारे परिवार की असली कमजोरियां दिखाईं और हमें उनसे लड़ना सिखाया। शुक्रिया भाई, अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में सुकून था जो बहुत दिनों बाद आया था। दूर से वीर और राजमाता देवयानी उन्हें देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। देखो मां, वीर ने कहा, अब हम सच में एक पूरा परिवार लगते हैं। देवयानी ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, कभी कभी जिंदगी हमें सबसे मुश्किल रास्तों से गुजारती है, ताकि हम सबसे मजबूत रिश्ते बना सके। रात गहरी होती गई। महल की रोशनियां जगमगाती रहीं, लेकिन अब वे रोशनियां सिर्फ सोना चांदी की नहीं, एक असली, सच्चे परिवार की खुशियों की थी। अनन्या ने अपनी मां के लेटर को आखिरी बार पढ़ा, फिर उसे अपने सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखा। मां, आपकी बेटी अब अकेली नहीं है।
वो अपने घर आ चुकी है। समाप्त। ये थी रिटर्न ऑफ द इलेजिटिमेट डॉटर की पूरी कहानी, एक बेटी की जिसने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अनजानी दुनिया में कदम रखा, खतरों का सामना किया और आखिर में सिर्फ अपना हक ही नहीं, एक पूरा परिवार भी पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।